I again welcome you on the digital platform of Vision Point. बच्चों, आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के 5 लेक्चर्स मिल चुके हैं, ठीक है, और होपफुली आपने वो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपके इन्हीं चीज़ों के वजह से अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा लेक्चर 1 डिस्कवरी ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब हमने थर्ड लेक्चर पढ़ा तो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में सम एटॉमिक प्रिंसिपल्स एंड क्वांटम नंबर की स्टडी किया। जब हम लोग ने फोर्थ लेक्चर पढ़ा तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, इसको पढ़ा। जब हमने फिफ्थ लेक्चर की स्टडी किया तो फिफ्थ लेक्चर मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है, और आपके बहुत अच्छे रिव्यूज आए फिफ्थ लेक्चर पे, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों को समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे कमेंट्स आए। होपफुली जो हम लोग सिक्स्थ लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं वो सिक्स्थ लेक्चर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़ा सा बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत टफ है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफरेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी है क्या, ठीक है। तो दिस इज अ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। And these waves travel in the space with the same speed as light. और ये तो आपको पता है ना कि लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी जो एनर्जी है जो कि ट्रांसमिट हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। दीज एनर्जी इज ट्रांसमिटेड विद द वेलोसिटी, विद द स्पीड ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यही क्या है, रेडिएंट एनर्जी, राइट। द रेडिएंट एनर्जी डू नॉट नीड एनी मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। जो रेडिएंट एनर्जी होती है बेटा ये किसी भी मीडियम ऑफ प्रोपगेशन की रिक्वायरमेंट को शो नहीं करता, राइट। ये किसी भी मीडियम ऑफ प्रोपगेशन को रिक्वायरमेंट को नहीं शो करता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा, रेडियो वेव्स, ठीक है। हम लोग रेडियो वेव्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रख सकते हैं। दीज आर दी माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, ये विजिबल रीजन है हमारे, है ना। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड द कॉस्मिक रेज, ठीक है। इन सबको भी हम स्टडी करेंगे। ये देख रहे हो आप, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारा, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यहां पर आपको ये वेवलेंथ दिख रही है किसमें, मीटर्स में, ठीक है। दिस इज इन 10 to the power -14 to 10 to the power -12, 10 to the power -12 to 10 to the power -10, 10 to the power -8 to 10 to the power -6, 10 to the power -6 to 10 to the power -4, 10 to the power -4 to 10 to the power 2, है ना, एंड 10 to the power -2 to 1 and 10 to the power 2, 10 to the power 4, ठीक है। दीज आर दी वेवलेंथ, ठीक है। अब आप देखिए यहां से इस रीजन से इस रीजन के बीच में हमारे पास कौन सी रे हैं, दीज आर दी गामा रेज, राइट। ये हमारे पास गामा रेज है। तो ये 10 to the power -14 से 10 to the power -12 तक ये रेज जा रही हैं, राइट बेटा। और 10 to the power -12 मीटर से लेके 10 to the power -10 मीटर तक में आपको कौन सी रे मिल रही है, दीज आर दी एक्स रेज, ठीक है। जब इसके आगे हम बढ़े तो हमने देखा कि 10 to the power -10 से 10 to the power -8 के बीच में आपको कौन सी रेज मिल रही है इसकी रेंज में, तो यहां पे आपको अल्ट्रावायलेट रेज मिल रही हैं। इसके बाद यहां का जो रीजन है ये आप देख रहे हो, ठीक है, दीज आर दी, ये जो यहां का रीजन है वो रीजन क्या है बेटा, ये देखिए, दीज आर द विजिबल लाइट रीजन, ये हमारा विजिबल लाइट रीजन है।
ठीक है। और इस विजिबल लाइट रीजन में देखिए 400 नैनोमीटर, सॉरी 400 मीटर्स, 500, 600, 700, ठीक है। तो इस रीजन में आपको क्या मिल रहा है, इस रीजन में आपको क्या मिल रहा है, इस रीजन में आपको विबग्योर मिल रहा है, इस रीजन में आपको विबग्योर मिल रहा है। ये वेवलेंथ जो आप देख रहे हैं ये नैनोमीटर्स में है, ठीक है। 400 नैनोमीटर, ठीक है, 500 नैनोमीटर, ठीक, 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर एंड दिस इज 700 नैनोमीटर, राइट। तो ये हमारा कौन सा रीजन है, ये जो वेवलेंथ है ये विबग्योर रीजन है, दीज आर दी विजिबल रीजन। अब इसके आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ पे मीटर्स में दिया गया है, तो ये 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁴ के बीच में आपको क्या मिल रहा है, इंफ्रारेड मिल रहा है। मतलब विजिबल के इधर, विजिबल की इधर आपको अल्ट्रावायलेट मिल रही है और विजिबल के आगे आपको इंफ्रारेड रेज मिल रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रेडार, एफएम, टीवी, ठीक है, शॉर्ट वेव्स, उसके बाद एएम। दीज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोगों को वेव से रिलेटेड, ठीक है, वेव से रिलेटेड हम लोग को कुछ टर्म्स पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं पढ़ना, ठीक है। अगर हम उन टर्म्स को नहीं पढ़ेंगे तो आगे हमको चीज़ों को पढ़ने में, आगे चीज़ों को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको मैं बहुत ईजिली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत शॉर्ट लाइंस में, बहुत थोड़े टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला है वेवलेंथ। व्हाट इज अ वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट एंड टू थ्रफ, ठीक है। जो नियरेस्ट क्रस्ट और थ्रफ है उसके बीच की डिस्टेंस, इसको समझने के लिए हम लोग एक वेव को देखते हैं। ये वेव आपको दिख रही है, ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। और यहां पर ये हमारी वेव चल रही है, ये देखिए ये वेव चल रही है, ठीक। तो बेटा यहां से ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई, ठीक है। इसी तरह हम यहां से बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये भी वेवलेंथ हो गया, ठीक है। ये क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की डिफरेंस, तरफ से तरफ के बीच की डिस्टेंस। या तो हम ये बोल सकते हैं यहां से वेव स्टार्ट करिए चलना और इसने ये हाफ कंप्लीट किया वेव और इसने ये हाफ कंप्लीट किया, तो दिस इज लैम्डा बाई 2 रीजन एंड दिस इज द लैम्डा बाई 2 रीजन। तो ये टोटल मिला के यहां से यहां तक क्या हो गया, दिस इज द 1 लैम्डा, राइट। फिर यहां से शुरू हुआ तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 2 लैम्डा, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए फिर हम बैक चलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, इसको किससे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम से मेजर करते हैं, ठीक है। पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर, ठीक है। जैसे हमें जो यूनिट मिलेगी, ठीक है, जिस हिसाब की वेवलेंथ होगी, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में भी यूज करते हैं हम लोग यूनिट को, ठीक है। हम लोग इसको पिकोमीटर में भी यूज करेंगे, बहुत छोटी वेवलेंथ है तो उसके लिए पिकोमीटर यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये टर्म्स तो आपने भाई यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़ के रखे होंगे पहले ही, है ना, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होता है, ठीक है। ये मैंने वेव आपको बताया। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते हैं, दिस इज न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is defined as the number of waves which pass through a point in 1 second, ठीक है। मतलब मैंने बोला ये मेरा एक पॉइंट है और यहां से एक वेव जा रही है, ठीक है। एक पॉइंट मैंने बताया कि मेरे पास एक पॉइंट है और यहां से एक वेव जा रही है, तो ये कितने, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितनी वेव यहां से पास कर जाएगी,
दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैंने बोला कि मैं एक वेव हूं, ठीक है, और कितना वेव, मैं एक वेव हूं और 1 सेकंड में एक पाथ है और वहां से मुझे निकलना है, बार बार निकलना है। ठीक है, तो कितना मैं एक इंसान 1 सेकंड में उस एरिया को पास कर जाऊंगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, ये क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में मेजर करते हैं, सेकेंड इनवर्स में मेजर करते हैं और साइकिल पर सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, आपने अपने जितने भी इलेक्ट्रिक गुड्स देखे होंगे, है ना, CFL हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, मोबाइल हो गया, हर जगह आप देखते होंगे उसमें भी लिखा होता है 50 हर्ट्ज, प्लस माइनस 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपको बहुत कॉमन यूनिट दिख रही है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स होता है या 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे वेव से ही रिलेटेड है, वो है टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड भी। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम टेकन बाय अ वेव मतलब एक लैम्डा। ठीक है ना, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट को, अब मैंने देखो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताया कि एक पॉइंट से कितनी वेव 1 सेकेंड में निकल जा रही है। ठीक है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, कितने लैम्डा निकल गए 1 सेकेंड में। ठीक है, वो तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई ना भाई। लेकिन अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड बोल रहे कि एक पॉइंट से एक वेव को पास करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब मैं एक वेव हूं, ठीक है, सपोज मैं एक वेव हूं और मुझे एक पॉइंट को पास करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड। वही क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो t इज इक्वल टू 1/न्यू हो जाएगा। अच्छा, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा। वाई न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, c तब यूज करेंगे जब ये स्पीड ऑफ लाइट होगा, तब हम c की बात करेंगे। ठीक है, अदरवाइज न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा बोल सकते हैं। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी, भाई किस वेलोसिटी से ये चल रहा है, और इसका लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ लेंथ, है ना, लैम्डा तो वेव की लेंथ है, वेव की लेंथ है कि कितनी लेंथ है उसकी, राइट। तो ये क्या हो गया, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या, 1/न्यू। ठीक है ना, कि वो एक पॉइंट से कितने टाइम में एक हमारा लैम्डा या एक हमारी वेव पास कर जाएगी। ठीक है, ये सेकंड में हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की, इसको हम c से लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस वेव चलेगा। ठीक है, 1 सेकेंड में वेव हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बाद जो दूसरा टर्म आता है वो होता है वेव नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा न्यू बार से, वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बार, एंड दिस न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव, सॉरी, एक प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, ये हमारा वेव नंबर बताता है। ओके, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो तुम लोगों को पता है। ठीक है, तो आपके सामने ये एक आ गया टर्म, ठीक, ये मैं बता रहा हूं। तो दिस इज न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है ना, और ये आपके सामने है। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में मेजर करते हैं, मीटर इनवर्स में मेजर करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये वेव नंबर है, इसको हम लोग किसमें, लेंथ इनवर्स में मेजर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं सॉरी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट क्रस्ट और डेप्थ ऑफ थ्रफ। ठीक है,
कितना वो वेव हमारी अपसाइड जा रही है और कितना हमारी वेव डाउन साइड जा रही है, दैट इज द एम्पलीट्यूड. लाइक दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ लाइन एंड ये हमारा वेव चल रहा है ना, ठीक है बेटा, ये वेव चल रहा है, तो ये कितना अपसाइड जा रहा है, दैट इज ए एम्पलीट्यूड. ठीक है, और कितना ये डेप्थ में जा रहा है, दैट इज द एम्पलीट्यूड. ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ. ठीक, तो अभी आपने पढ़ा न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है. ठीक है, अगर न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा है तो एक चीज मैं बता दूं यहां पर ही आपको, अभी मैंने आपको बताया कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा होता है. न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, तो भाई सी बाई लैम्डा मीन्स सी इंटू 1 बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, तो न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार. ठीक है, ये आपके सामने है जो चीजें मैंने बताया. अब बेटा हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की. ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया, तो हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए स्पेक्ट्रम पर. और स्पेक्ट्रम का कुछ हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. ठीक है, फर्स्ट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. If the spectrum is arises by the emission of light or emission of energy, ठीक है, that type of spectrum is called the emission spectrum. ठीक है, और कोई भी स्पेक्ट्रम अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्पेक्ट्रम जनरेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी जो स्पेक्ट्रम जनरेट कर रही है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, देन सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, if we are talk about the emission spectrum, then there is a continuous spectrum, line spectrum, ठीक है, and the band spectrum. There are 3 types of spectrum. ठीक है, continuous, तो उसको बोलेंगे continuous emission spectrum, line emission spectrum and the band emission spectrum. ठीक है, if the emission spectrum is continuous, then the continuous emission spectrum. ठीक है, when we talk about the absorption spectrum, then there are 2 types of spectrum. First is the line spectrum and second is the band spectrum. ठीक है, if the lines are, spectral lines are observed after the absorption of energy, then the spectrum are called line absorption spectrum, and the band spectrum is observed after the absorption of energy, then the spectrum is called the band absorption spectrum. Okay, next, what is emission spectrum? ठीक है, when the radiation emitted from incandescent source, ठीक है, what is the incandescent source? What is the incandescent source? These sources are from the candle, ठीक है, sun, tube light, ठीक है, burner, bulb, or by passing electric discharge through a gas at low pressure by heating some substance at high temperature. ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस को आप हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हो तो भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है ना, आप अगर ट्यूब लाइट देख लो, कैंडल देख लो, तो ये सारी लाइट क्या है, सारे डायरेक्शंस में है, ऑर्डिनरी लाइट है. ठीक है ना, तो दीज आर द इनकैंडेसेंट सोर्स. ठीक है, इज पास्ड डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म एंड देन रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन, देन द ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द इमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो जो भी स्क्रीन पर आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, लाइंस मिलेंगी, जो भी स्क्रीन पर आपको मिल रहा है उसका इफेक्ट, दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, अगर हम बात करते हैं इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, तो ये क्या होगा, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज पास्ड, अगर आप नैरो बीम ऑफ लाइट को पास करो कहां पर, प्रिज्म से. ठीक है, इट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स. ठीक है, किसमें, वॉयलेट टू रेड. और आपको पता है कि वॉयलेट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है. ठीक है, और रेड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है. वेवलेंथ अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है,
ठीक, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? रेड की ज़्यादा होती है, वायलेट की कम होती है। विबग्योर आपने देखा है ना, ठीक है, छोटे से बड़े में जा रहा था। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम व्हेन एन एटॉमिक गैस, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर हमें एटॉमिक गैस लेनी है, इज राइज टू इनकैंडेशन सोर्स, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, ठीक है, इट फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी, वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, देन गिव्स इट आउट एट रेडिएशन। ऑन एग्जामिनेशन दीज रेडिएशन थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड ऑब्टेन्ड, ठीक है, विच हैव वेल डिफाइंड लाइन्स ईच करस्पॉन्डिंग टू द डिफिनिट वेवलेंथ, जो भी लाइन्स आएगी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, एंड दीज लाइन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। बेटा मैं तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए समझाना चाहता हूं कि जो हमारे पास वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है भाई, यही चीजें तो हमें कहीं ना कहीं मिल रही है स्पेक्ट्रम में, तो उनकी वेवलेंथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, किस रेंज से किस रेंज में वो वेरी करती हैं, ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रेडियो वेव्स पर आते हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी होती है? 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रॉम से लेके 3 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक की होती हैं, ठीक है। मतलब मैं हायर टू लोअर बता रहा हूं, ठीक है, हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ में बता रहा हूं। तो हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ में अगर हम बात करें तो 3 × 10⁻14 से लेके 3 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं। अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करते हैं तो माइक्रोवेव्स 3 × 10⁻7 से लेके 6 × 10⁻6 तक होती हैं। अगर हम इंफ्रारेड की बात करते हैं तो विजिबल, मैंने आपको बताया था ना कि ये विजिबल रीजन जो है हमारे पास, तो बेटा विजिबल रीजन से इधर देखेंगे तो अल्ट्रावायलेट मिलेगी और विजिबल रीजन के इधर देखेंगे तो हमें इंफ्रारेड मिलेगा, ठीक है। मतलब ये विजिबल रीजन है हमारा। विजिबल रीजन कितना है? 7600 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक हमें ये विजिबल रीजन मिलता है। और इंफ्रारेड कहां से कहां आता है? 6 × 10⁻6 हायर टू लोअर मैंने बोला है ना, से लेके 6 × 10⁻6 से लेके 7600 तक ये हमारे पास क्या मिल रहा है? इंफ्रारेड मिल रहा है। अल्ट्रावायलेट की बात करते हैं तो क्या है? 3800 से 150 तक हमारे पास अल्ट्रावायलेट है। इसके बाद एक्सरेज की बात करते हैं तो 150 से लेके 0.1 एंगस्ट्रॉम तक हमारे पास क्या है? एक्सरेज है। गामा रेज की बात करते हैं तो 0.1 से लेके 0.001 एंगस्ट्रॉम तक, 0.1 से लेके 0.01 एंगस्ट्रॉम तक हमारे पास क्या है? गामा रेज है। और जब हम कॉस्मिक रेज की बात करते हैं तो 0.01 से लेके 0 तक, ठीक है, इसीलिए यहां पे इंफिनिटी आ गया, ठीक है। यहां तक हमारे पास कॉस्मिक रेज हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ी देर के लिए समझें, ठीक है, तो सॉरी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज में दी हुई है और यहाँ वेवलेंथ हमारे पास एंगस्ट्रॉम में थी, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 × 10⁵ से लेकर कहाँ है? 1 × 10⁹ तक, ठीक है। फिर 1 × 10⁹ से लेकर 5 × 10⁻11 हर्ट्ज तक हमारे पास माइक्रोवेव आ रहा है। इंफ्रारेड की बात करें तो 5 × 10⁻11 से लेकर 3.95 × 10⁻16 तक 16 हर्ट्ज तक हमारे पास इंफ्रारेड आ रहा है। विजिबल रीजन की अगर बात करते हैं तो 3.95 × 10⁻6 से लेकर हमारे पास 7.9 × 10⁻14 तक विजिबल रीजन है, ठीक है। विजिबल के बाद तुरंत हमारे पास अल्ट्रावायलेट आ गया, 7.9 से लेकर 10⁻14 तक से लेकर हमारे पास 2 × 10⁻16 हर्ट्ज तक अल्ट्रावायलेट है। एक्सरे की बात करते हैं तो 2 × 10⁻16 से 3 × 10⁻19 तक हमारे पास एक्सरेज है, ठीक है। गामा रेज की बात करें तो 3 × 10⁻19 से लेकर हमारे पास 3 × 10⁻20 तक गामा रेज है, एंड देन 3 × 10⁻20 से लेकर इंफिनिटी तक ये हमारे पास कौन सी है? कॉस्मिक रेज है। तो बेटा ये आपके पास एक टेबल है जिसमें आप कोरिलेट कर सकते हो
ठीक है, कि कहां से कहां तक का वेवलेंथ हमारे पास किस वेव्स के लिए होगा और किस फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होगी, ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़े तो अभी अब स्पेक्ट्रम लाइंस पढ़ते हैं। भाई मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इमिट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो अपने हिसाब से वो अपनी शेल को इलेक्ट्रॉन को लूज करने, भाई एनर्जी को लूज करने के बाद वो लोअर एनर्जी लेवल में चला आता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर एनर्जी में जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है, ये इन्फिनिटी दिया हुआ है एन की वैल्यू, ठीक है, तो अभी फिलहाल इन्फिनिटी तक हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 है तो ये हमारा k शेल होगा, n इज इक्वल टू 2 है तो ये l, n इज इक्वल टू 3 है तो m, यहां पर n, यहां पर o, यहां पर p और यहां पर क्या हो गया, q हो गया, राइट। तो ये क्या करता है, इंफिनिटी से लेकर 1 तक लाइंस हमें मिल सकती हैं। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर्स। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, दीज लाइंस, द नेम ऑफ दीज लाइंस आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द डिस्कवरर। अभी जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो यहां पर 7 से 1 पे भी आ सकता है, ठीक है, 6 से 1 पर आ रहा है, 5 से 1 पर, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ठीक है ना। तो जब ये 1 पर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। दिस इज द फर्स्ट, ओके, दिस इज लाइमन सीरीज एंड दिस इज फर्स्ट, एंड दिस लाइमन सीरीज इज फॉर अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी रेस के लिए। जब इमिशन 2 तक होता है केवल, n इज इक्वल टू 2 तक, तो वो 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2 और 3 से 2 पर आ सकता है, ओके। तो जब 2 पर आ रहा है तो उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं, ठीक है, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द बाल्मर सीरीज, ठीक है, एंड दिस बाल्मर सीरीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिबल रीजन, ठीक है, ये विजिबल रीजन के लिए है। इसके बाद जब n इज इक्वल टू 3 तक हमारे पास लाइंस आती हैं तो इसको हम लोग पार्शियल सीरीज बोलते हैं, दिस इज थर्ड, ठीक है, एंड दिस इज फॉर नियर इंफ्रारेड, दिस इज फॉर नियर इंफ्रारेड, ठीक है। फिर अगर n इज इक्वल टू 4 पर लाइंस आ रही हैं तो दिस इज फॉर ब्रैकेट सीरीज एंड दिस ब्रैकेट सीरीज इज फॉर फार इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 5 तक आता है, भाई 7 से 5 आ गया, 6 से 5 आ गया, तो दिस इज फॉर फुंड सीरीज एंड दिस इज फॉर फार इंफ्रारेड, एंड अनदर लास्ट इज जब ये 7 से 6 पर आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हैम्प्रे सीरीज, ठीक है ना। This is the Hampre series and this is the based on the name of discoverer, this is number 6, okay, so you can write also. Next, ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये सीरीज आपके सामने है। फर्स्ट इज द लाइमन सीरीज, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है, दिस इज फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं फर्स्ट सीरीज की। फर्स्ट सीरीज इज द लाइमन सीरीज एंड डिस्कवर्ड बाय द लाइमन, ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूवी रीजन ओनली। बाल्मर सीरीज डिस्कवर्ड बाय द बाल्मर एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिबल रीजन। Paschen series is discovered by the Paschen and it's responsible for the infrared region. Bracket discovered by the bracket, Fund discovered by the Fund, ठीक है, and this is for infrared region. And the Hampre series is discovered by the Hampre and this is for far infrared region, ठीक है। अब यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यू हम लोग समझेंगे कि what is the value of N1 and what is the value of the N2,
ओके, तो बेटा उसी के बेसिस पर हम नंबर ऑफ लाइंस को भी यहां पर डिटेक्ट करेंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस, राइट। तो यहां पर n2 की वैल्यू क्या होगी? n2 की वैल्यू बेटा ये है कि वो कहां से आ रहा है, ठीक है ना, 7 से आ रहा है 1 पर, या 6 से 1 पर, 5 से 1 पर, किस शेल से वो इमिट कर रहा है। तो भाई यहां पर n1 की वैल्यू अगर हम बोले लाइमन सीरीज के लिए, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, ये फिक्स है। बाल्मर सीरीज के लिए बात करें तो n1 की वैल्यू 2 होगी, दैट इज फिक्स। पार्शियल सीरीज के लिए बोले तो n1 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज के लिए बोले तो n1 की वैल्यू 4 हो गई। फुंड के लिए बोले तो n1 की वैल्यू 5 हो गई। फॉर हैम्प्रे दिस n1 वैल्यू इज 6, ठीक है। तो ये n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब यहां पर n1 की वैल्यू 6 है तो n2 की वैल्यू 7, 8, 9, 10 जो भी है वो होगा, है ना। यहां पर n1 की वैल्यू 5 है तो n2 की वैल्यू 5 के आगे से होगा, मतलब 6 के बाद से होगा। तो जब आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो आपको क्या करना है, सिंपली n2 में से n1 को माइनस कर देना है। तो n2 में से n1 को माइनस करना है तो बेटा यहां पर तो मैंने नंबर आपको लिख रखा है, ठीक है। यहां पर लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, मैंने 1 मेंशन कर दिया, ठीक है। आप देखो बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 होगी, मैंने मेंशन किया हुआ है। पार्शियन के लिए n1 की वैल्यू 3 है, मेंशनड है। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 है, मेंशनड है। फुंड के लिए n1 की वैल्यू 5 है, मेंशनड है। और यहां पर 6 मेंशन है फॉर द हैम्प्रे, ठीक है। आपको केवल n2 की वैल्यू पुट करनी होगी और नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास 1 से लेकर 7 तक है, केवल और केवल 1 से लेकर 7 तक है, तब बेटा आप नंबर ऑफ लाइंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर अगर मेरे पास 7 तक होगा तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक करके देखिए तो आपको कितनी नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी, ठीक। आप आराम से चेक करके देखेंगे आपको कितनी नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी। आप देखिएगा यहां पर 6, ठीक है, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, यहां पर 6 लाइंस मिलेंगी, ठीक। यहां पर 6 लाइंस आएंगी भाई। 7 माइनस 2 कर दोगे, यहां पर 5 लाइंस आएंगी, यहां पर 4 लाइंस आएंगी, यहां पर 3 आएंगी, यहां पर 2 आएंगी, यहां पर 1 आएंगी। अगर वो 7 से है तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 और 3 18, 18 to 20 एंड 1 21, तो आपके पास 21 लाइंस आएंगी। अगर n1 आपके पास क्या है, मतलब n1 आपके पास 1 है, ठीक है। अगर आप 1 से लेके 7 शेल के बीच में टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालते हैं तो ये सारी सीरीजेस कंसीडर हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, 21 आएंगी, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, अगर कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप पास करते हैं थ्रू द हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, अ ब्लूइश लाइट इज इमिटेड, एक ब्लू कलर की लाइट इमिट होगी, ठीक है। दिस लाइट शोज डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम भाई कंटिन्यूअसली आपको मिल रहा हो, डिसकंटिन्यूअस अगर उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाए, ठीक है ना, ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस थ्रू प्रिज्म। All these lines of hydrogen spectrum have Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund and Humphrey series. These spectral lines were named by the name of the scientist discovered them. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया कि ये सारे के सारे जो सीरीजेस आपको ऑब्टेन हुए हैं, ये सीरीजेस कैसे ऑब्टेन हुए, आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर, ठीक है। टू वैल्यूएट वेवलेंथ, अब हम आपको कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं कि आपको वेवलेंथ को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सॉरी, आपको वेवलेंथ को इवैल्यूएट करना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, आपको वेव नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, टू इवैल्यूएट वेव नंबर, वेवलेंथ, ठीक है, और वेरियस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। दिस इज द
दिस इज द Rydberg formula. This is Rydberg formula. ठीक है, and this Rydberg formula is nu bar. This is the nu bar. Okay, nu bar is equal to, this is 1 by lambda is equal to nu by c is equal to, ये क्या होगा, r and 1 by n1 square minus 1 by n2 स्क्वायर. ठीक है, समझ गए? तो दिस इज द Rydberg फॉर्मूला. ठीक, वेयर r इज यूनिवर्सल कांस्टेंट नोन एज Rydberg's कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 109678 सेंटीमीटर इनवर्स. तो बेटा कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 109700 भी पुट कर देते हैं. देखिए, दिस इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन. ठीक है, ये केवल और केवल कैलकुलेशन के लिए. तो बच्चों, आज मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया स्पेक्ट्रम का, मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया जिसमें मैंने आपको सीरीजेस बताई, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, बैकेट सीरीज, फुंड सीरीज एंड हैम्प्रे सीरीज. ठीक है, उनसे रिलेटेड क्या नंबर्स हो सकते हैं, n1 n2, उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया. ये सारी चीजें बताने के बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है. ठीक है, और ये Rydberg फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग क्वेश्चंस में कर सकते हैं. जब आपको n1 n2 की वैल्यू देके पूछेगा कि भाई वेव नंबर बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है, और वेवलेंथ बताइए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. ठीक है, और इन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो उसमें r की वैल्यू आपके सामने है, बट जब कभी कभी कैलकुलेशंस करनी होती है तो हम 109700 वैल्यूज को पुट कर देंगे. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करना है. रीज़न ये है कि इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो आपको थोड़े से रीडिंग के बेसिस पर आएंगे. ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है इन चीज़ों से. ठीक है, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है. ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच. और आपको इस लेक्चर से, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. ठीक है, आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, और इन केस आपको कोई फर्दर क्वेरी होती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट. ठीक है, ऑन द गिवन नंबर. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.